Hello everyone and welcome back to Bionetology. My name is Karanjeet Kaur and I hope आप सबका दिन बहुत अच्छा गया होगा। छुट्टी थी आज, ईद मुबारक एवरीवन। और आज के दिन हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक करने वाले हैं। छोटा सा इंटरेस्टिंग सा इजी सा टॉपिक है अडैप्टिव रेडिएशन। एवोल्यूशन चैप्टर में से ही है। हम एवोल्यूशन चैप्टर में से पहले हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा करते हैं, क्योंकि छुट्टी है तो छुट्टी वाले दिन कुछ इजी सा होना चाहिए। तो अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले जैसे कि मैंने बताया, हमने हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया है पूरा, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं वीडियोस। इसके अलावा मैंने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पूरा चैप्टर भी कवर करा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं अडैप्टिव रेडिएशन की। पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि होता क्या है अडैप्टिव रेडिएशन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल्स की हेल्प से अडैप्टिव रेडिएशन को पूरा ढंग से, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो अडैप्टिव रेडिएशन इज बेसिकली कि एक स्पीशीज थी, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहती थी, एक जियोग्राफिकल एरिया में रहती थी, छोटा सा एरिया था, वहाँ पे लिमिटेड लेट्स से फूड रिसोर्सेज थे या लिमिटेड लिविंग स्पेस थी, है ना, ये सब कुछ था। तो अब क्या हुआ, एक स्पीशीज वहाँ पे रहती थी, अब उसने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, ठीक है। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, वो पॉपुलेशन कंपटीशन की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, राइट। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि फूड रिसोर्सेज तो एक छोटी सी जगह में, अगर इतनी सी जगह है तो उसमें फूड रिसोर्सेज, रहने की जगह वो तो लिमिटेड ही होगी ना। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो इन सबको कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से रहने की जगह मिलेगी, कहाँ से मेट मिलेगा रिप्रोडक्शन के लिए, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज होती है, एक स्पीशीज होती है जो रेडिएट कर जाती है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज में इवॉल्व हो जाती है अडेप्टेशंस के तौर पे। यानी कि डिफरेंट अडेप्टेशंस, कोई ट्री पे रहने लग जाएगा, सेम ही स्पीशीज का सेम ही स्पीशीज जो है वो इवॉल्व होकर एक ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स बना देगी या डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज बना देंगी, जो कि कुछ ट्री पे रहने लग जाएंगे, कोई ग्राउंड पे रहने लग जाएगा, कोई केव्स में रहने लग जाएगा, कोई बरोज में रहने लग जाएगा। तो उनकी स्पेस की दिक्कत तो खत्म हो गई ना, क्योंकि अब डिफरेंट स्पेसेस हो गई उनकी। तो वो सब जो अगर डिफरेंट स्पेसेस में एक बार रहने लग गए, तो उनके फीडिंग हैबिट्स भी डिफरेंट हो जाती हैं। उसके बाद दे इवेंचुअली इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशीज ऑल टुगेदर। तो दैट इज बेसिकली अडैप्टिव रेडिएशन, यानी कि अडैप्टेशंस की वजह से, है ना, अडैप्टेशंस की वजह से एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो थी वो रेडिएट कर गई डिफरेंट स्पीशीज में। दैट इज बेसिकली अडैप्टिव रेडिएशन। बस यही मतलब है, और कोई मतलब नहीं है इसका। तो एक डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं, ताकि तुम्हें ढंग से याद हो जाए कि होता क्या है। अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन of different species in a given geographical area starting from a point, ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना, एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट and literally radiating to other areas of geography या habitat, ठीक है। यही बात हो रही थी कि एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज का एक गिवन जियोग्राफिकल एरिया में, जो कि एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, अ पॉइंट, ठीक है, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी या अदर एरियाज ऑफ हैबिटेट। बेसिकली हो क्यों रहा है, एक और डेफिनेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था हम कंपटीशन की वजह से ये हो सकता है ना, कंपटीशन की वजह से एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो है वो इवॉल्व कर जाती है डिफरेंट उसमें स्पीशीज में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज competition of food and limiting space
single ancestral species evolves into different species या forms that occupy different habitats. ठीक है, ये तुम्हारी थोड़ी लेमैन डेफिनेशन हो गई ताकि तुम्हें इजीली समझ आ जाए। ये जो ऊपर वाला था ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो वो भी तुम्हें 100% पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, तो ऑक्यूपाई डिफरेंट हैबिटेट्स मतलब सेम ही है दोनों का, या एरियाज। बस इतनी सी बात थी, यही हम बात कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज जो है वो कंपटीशन ऑफ फूड, कंपटीशन ऑफ लिमिटिंग स्पेस, कंपटीशन ऑफ मेट, उसकी वजह से इवॉल्व कर जाती है डिफरेंट स्पीशीज या फॉर्म्स में, जो कि डिफरेंट हैबिटेट को एक्वायर कर लेंगे। वो अपनी जगह ही बदल लेंगे, अपना निश जो है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, इजी सी बात है। चलो अब एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डार्विन्स फिंचेस। This is a classic example of adaptive radiation. One of the classic examples of adaptive radiation. तो डार्विन आपको पता है कौन थे? चार्ल्स डार्विन was a scientist जिन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स पे फ्लोरा एंड फोना पढ़ा था, यानी कि फ्लोरा एंड फोना जाके ऑब्जर्व किया था, एनालाइज किया था। ठीक है, ये गैलापागोस आइलैंड्स हैं कहाँ पे? ये गैलापागोस आइलैंड्स जो हैं दे आर फाउंड इन वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो डार्विन ने वहां पे जब वो गैलापागोस आइलैंड्स में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्रीचर्स उनको देखने को मिले। उनको बहुत एक्साइटिंग लगा। एक वो जो क्रीचर था वो थे हमारे स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। ठीक है, एक उन्होंने क्रीचर देखा जो थी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। उन्होंने वो बर्ड्स देखी और इन्हीं बर्ड्स को अब हम डार्विन्स फिंचेस के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने वो बर्ड्स देखी तो उन्होंने देखा कि ये बर्ड्स जो हैं इनकी फीडिंग हैबिट बिल्कुल डिफरेंट है, इनकी शेप जो है बीक की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और सब जो है वो उसी आइलैंड पे पाई जाती हैं और वो उसी आइलैंड पे इवॉल्व हुई हैं। उन्होंने जब एनालिसिस किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन निकाली, तो उन्होंने ये देखा कि इसी आइलैंड पे इवॉल्व की हैं ये बर्ड्स, और सबकी शेप ऑफ बीक अलग है, उनकी फीडिंग हैबिट्स अलग हैं। कुछ ट्रीज पे रहती हैं, कुछ वेजिटेरियन हैं, कुछ इंसेक्ट खाती हैं, कुछ अलग तरीके की आवाज़ निकालती हैं, कुछ कैक्टस खाती हैं। तो डिफरेंट टाइप की बर्ड्स थी। तो उन्होंने ये एनालिसिस निकाला कि ये जो सारी बर्ड्स हैं ना, ये दे हैव कम फ्रॉम एन ओरिजिनल ancestral seed eating bird जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलती है। तो क्योंकि साउथ अमेरिका पास में ही है गैलापागोस आइलैंड्स के, तो उन्होंने ये कहा कि साउथ अमेरिका से कुछ बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट कर गई इन आइलैंड्स पे, और इवेंचुअली ये जो सीड ईटिंग बर्ड्स थी ये इवॉल्व कर गई 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज में, जिनकी क्या अलग थी, जिनकी शेप ऑफ द बीक अलग थी और उनके जो फीडिंग हैबिट्स थी वो भी अलग थी। ऑब्वियसली अब जो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड होगी उसकी शेप जो होगी बीक की वो अलग होगी, जो कैक्टस खाती होगी उसकी शेप अलग होगी बीक की, है ना, ताकि वो आराम से अपना खाना जो है वो खा सके। करेक्ट।
तो ऐसे ही उन्होंने नोटिस किया। तो यही स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को हम डार्विन्स फिंचेस बोलते हैं। 13 टाइप की होंगी, ये 13 स्पीशीज हैं जो डार्विन ने डिस्कस करी थी। आगे मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो, ये एक वन सीड ईटिंग बर्ड से इवॉल्व की। ठीक है, एक सीड ईटिंग बर्ड थी, कहाँ थी, साउथ अमेरिका में थी। उसने माइग्रेट कर लिया कहाँ पे, गैलापागोस आइलैंड पे। वहाँ पे जाकर उसकी पॉपुलेशन बढ़ी, लेकिन उसने देखा मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि छोटी सी जगह थी, आइलैंड तो छोटा सा ही था। मेनलैंड साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा था, लेकिन आइलैंड तो छोटा सा ही था। तो वो ये जो स्पीशीज है सीड ईटिंग बर्ड की, ये इवॉल्व कर गई डिफरेंट स्पीशीज में। You can see large ground fish है, medium ground fish, small ground fish, cactus fish, wobbler fish, woodpecker tree finch, not fish, finch, sorry, small tree finch, large tree finch, vegetarian tree finch। ये सबके फीडिंग हैबिटेट्स भी आप देखोगे, कुछ फ्रूट ईटर हैं, कुछ इंसेक्ट ईटर हैं, कुछ कैक्टस ईटर हैं, कुछ सीड ईटर हैं, है ना। तो सबकी अलग अलग तरीके की फीडिंग हैबिट है, सबकी अलग अलग तरीके की बीक्स हैं। किसी की पैरेट बीक है, किसी की ग्रास्पिंग बीक है, किसी की प्रोबिंग बीक है, किसी की क्रशिंग बीक है। तो डिफरेंट फूड हैबिट्स के हिसाब से उनकी डिफरेंट बीक जो है वो डेवलप हो गई, जिसकी वजह से वो डिफरेंट स्पीशीज में ही इवॉल्व कर गई ऑल टुगेदर। तो एक सीड ईटिंग बर्ड से 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिंचेस जो हैं वो इवॉल्व कर गई। तो इसको ही हम बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी जो है वो रेडिएट कर गई डिफरेंट स्पीशीज में, बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन फॉर फूड या लिमिटिंग स्पेस, किसी भी वजह से डिफरेंट हैबिटेट्स को उन्होंने एक्वायर कर लिया। बस सिंपल इजी एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें एक्चुअल बर्ड्स की, एक्चुअल फिंचेस की पिक्चर है। आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप की बीक्स है सबकी। ये देखो सबकी डिफरेंट, हाफ बीक ग्राउंड फिंच अलग है, स्मॉल ट्री फिंच की छोटी सी बीक है, लार्ज ट्री फिंच की थोड़ी बड़ी बीक है, जो वॉबलर फिंच है उसकी थोड़ी पतली बीक है ना, वेजिटेरियन फिंच की थोड़ी बड़ी बीक है। ऐसे सबकी डिफरेंट टाइप्स की बीक्स हैं, देखने को मिल रही है आपको। ये एक्चुअल यही फिंचेस हैं जो आज भी गैलापागोस आइलैंड्स पे देखने को मिलती हैं। तो ये है टाइप ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन जो हमें दुनिया में देखने को मिला है। सेकेंड टाइप जो एग्जाम्पल है हमारा, वो है हमारा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। मार्सुपियल्स कौन होते हैं? मार्सुपियल्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जिनकी अडल्ट फीमेल जो होते हैं उनके पास पाउच होता है अपने इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रखने के लिए, पेरेंटल केयर के लिए। तो हम इनको पाउच्ड एनिमल्स भी मैमल्स भी बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स मार्सुपियल्स आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन। क्यों? क्योंकि ये देखो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा मार्सुपियल रेडिएशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है वो एक सिंगल इंसेस्ट्रल स्टॉक है मार्सुपियल का। मतलब एक एनिमल था जो कि रेडिएट कर गया डिफरेंट टाइप्स के। वो तो आपने देखा था फिंच ही डिफरेंट टाइप्स की इवॉल्व करी थी। यहाँ देखो कितने डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल्स बन गए हैं हमारे पास। तास्मेनियन वुल्फ है, शुगर ग्लाइडर है, मार्सुपियल मोल है, कैंगरू है, वॉम्बैट है, डिफरेंट टाइप के मार्सुपियल बन गए, है ना। लेकिन कहाँ से बने? एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज से ही बने हैं, ठीक है। अलग अलग नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स थे और वो आगे इवॉल्व कर गए, नहीं। एक ही एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी और उससे डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व कर गए। क्यों, किस वजह से इवॉल्व कर गए? क्योंकि वो डिफरेंट हैबिटेट्स एक्वायर कर रहे थे, क्योंकि लिमिटिंग स्पेस थी, लिमिटिंग फूड था, तो उन्होंने हैबिटेट डिफरेंट एक्वायर कर लिया। ज्योग्राफिकल एरिया एक छोटा सा ही, एक इतना ही ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है। आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो एन आइलैंड, है ना। तो एक इतना ही ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें अब एक स्पीशीज कितने टाइम तक सेम तरीके से रह पाएगी? क्योंकि फूड रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, स्पेस तो लिमिटेड ही है ना, तो ये तो लिमिटेड चीजें हैं दोनों। तो इसलिए वो इवॉल्व कर गई डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज में, ताकि वो सारी जो ये अलग अलग स्पीशीज हैं, अब ये अलग अलग जगहों पे रहती हैं, अलग अलग तरीके का खाना खाती हैं, इनके हैबिटेट बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनका निश बिल्कुल ही डिफरेंट है।
तो वो आराम से इतनी सारी डाइवर्स स्पीशीज जो हैं वो एक आइलैंड पे आपको देखने को मिलेंगी। सेम तरीके से ये जो हमारे पास इतनी सारी बर्ड्स थी, जब डार्विन वहाँ पे गए गैलापागोस आइलैंड में, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की स्पीशीज आके माइग्रेट नहीं करी है यहाँ पे। एक ही जो सीड ईटिंग बर्ड थी वो ही इवॉल्व कर गई है डिफरेंट फिंचेस में। ठीक है, चलो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स का यही है। पाउच मैमल्स थे, एक सिंगल एंसेस्ट्रल मार्सुपियल था जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट मार्सुपियल्स में बन गए। तो हाँ, यहाँ पे भी मार्सुपियल्स की आपको फोटो देखने को मिल रही है, एक्चुअल उनकी पिक्चर्स मैंने आपके लिए लेके आई हूँ मैं। कैंगरू है, टास्मेनियन डेविल है, कोआला है, वॉम्बैट्स हैं, कस्कस है, ओपसन्स हैं, नम्बेट है, कोका, कोल, शुगर ग्लाइडर, वॉलबी, डोनाट, ये सारे मार्सुपियल्स हैं जो कि एक सिंगल मार्सुपियल एंसेस्ट्रल से इवॉल्व करके डिफरेंट काइंड ऑफ, इतनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज बन गई हैं। यू विल सी कि उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है, बाहर से एक्सटर्नली दे आर डिफरेंट, एक्सटर्नली दे आर सो डिफरेंट, राइट। उनके हैबिटेट डिफरेंट है, उनकी जो हैबिट्स हैं वो भी डिफरेंट है, फीडिंग हैबिट्स हैं, मीटिंग हैबिट्स हैं, दे आर ऑल डिफरेंट। जबकि ये सब एक ही स्पीशीज से इवॉल्व करी है, राइट, तब भी इतनी सारी डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रही हैं। दैट इज बेसिकली अडैप्टिव रेडिएशन। एक और हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, थर्ड एग्जाम्पल, विच इज ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स। जैसे कि हमने मार्सुपियल मैमल्स की बात करी, प्लेसेंटल मैमल्स भी सेम, दे रेडिएटेड into different species from a single ancestral species. Right? Placental mammals का भी same ही है. They also radiated from a single ancestral species into different species to occupy different geographical area. अब अगर आप देखोगे, ये हैं हमारे प्लेसेंटल मैमल्स इस साइड पे, these are all placental mammals. और ये जो है ये हैं हमारे मार्सुपियल्स। तो व्हेन यू लुक एट बोथ ऑफ दीज कॉलम्स, तो आप देखोगे जो भी हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ये जो हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं इस कॉलम में, दे आर वेरी सिमिलर टू आवर मार्सुपियल मैमल्स। मार्सुपियल्स से जब आप उनको कंपेयर करोगे तो दे आर क्वाइट सिमिलर। मोल है, प्लेसेंटल मैमल में मोल है, ऐसे ही मार्सुपियल मोल है मार्सुपियल्स में। एंट ईटर है, ऐसे यहाँ पे मार्सुपियल एंट ईटर है। यहाँ पे माउस है, यहाँ पे मार्सुपियल माउस है। यहाँ पे वुल्फ है, यहाँ पे टास्मेनियन वुल्फ है। ऐसे आपको बहुत सारी जो है सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, जबकि ये बहुत अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में इवॉल्व हुए हैं, है ना। चाहे एक सिंगल स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी, लेकिन एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज ऑस्ट्रेलिया में थी, एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज बाकी जगह थी। तो वो फिर भी इनके जो आगे आप देखोगे एवोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो ऐसे टाइप की एवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि शुरुआत तो इनकी हुई डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, यहाँ से अलग अलग जगहों से शुरुआत हुई, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही पास में आ गए, सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शुरुआत में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, बट इवेंचुअली सिमिलैरिटीज बढ़ गई। शुरुआत में डिफरेंसेस ज़्यादा थे, और जब आगे एवोल्यूशन हुई तो सिमिलैरिटीज जो हैं वो इंक्रीज हो गई। तो दिस वाज द स्टार्ट एंड दिस इज लेट्स से प्रेजेंट। ठीक है, और ऐसे करके
इस डायरेक्शन में एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो पहले शुरुआत में देयर वर लॉट ऑफ डिफरेंसेस, क्योंकि अलग अलग बिल्कुल ही अलग एरियाज में है ना, लेकिन इवेंचुअली सिमिलैरिटीज, आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे आपको देखने को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो ऐसे करके कन्वर्ज हो रहा है ना, तो दिस इज बेसिकली कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है। तो क्योंकि प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं आर क्वाइट सिमिलर to marsupials. So this is an example of convergent evolution. क्यों है ये क्वाइट सिमिलर? सिमिलैरिटी आई क्यों है इनमें? अलग अलग रीजन्स में इवॉल्व कर रहे थे, अलग अलग क्लाइमेट जो है वो अलग अलग है, पर फिर भी दे आर क्वाइट सिमिलर. व्हाई आर दे सिमिलर? बिकॉज ऑफ सिमिलर निश. दे ऑक्यूपाइड सिमिलर निश. जहाँ पे वो रहते थे, जो उनको खाना मिला वहाँ पे, वो काफ़ी सिमिलर था. इसकी वजह से उन्होंने जो अडेप्टेशंस एक्वायर करी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो एवोल्यूशन हुआ वो भी क्वाइट सिमिलर हुआ प्लेसेंटल मैमल्स में भी और मार्सुपियल्स में भी. इसीलिए जो है वो काफ़ी सिमिलर दिखते हैं. आज जब हम देखते हैं, जब उनकी काफ़ी एवोल्यूशन हो चुकी है, तब वो बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं. तो बस इतनी सी बात थी, यही है बस अडेप्टिव रेडिएशन में, और कुछ भी नहीं है. सिंपल सी चीज़ है. क्या होता है अडेप्टिव रेडिएशन? इट इज व्हेन डिफरेंट व्हेन अ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज evolve into different species to, why do they evolve? To occupy different areas of geography. सही बात है ना? ज्योग्राफी या हैबिटेट्स. तो एक सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट से रेडिएट कर गए बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग स्पीशीज में. दैट इज व्हाट अडेप्टिव रेडिएशन इज. वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक. आज के लिए मैंने आपके लिए इतना ही किया, क्योंकि आई वॉन्टेड यू टू enjoy your holiday as well. So I hope you've liked this video. Please share it with your friends, with anyone who is preparing for NEET, and subscribe to this channel. It is going to be good for me, it is going to be good for you. तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोस को, और लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो, और क्या पढ़ना चाहोगे तुम, सजेशंस दो, क्रिटिसिज्म दो, एवरीथिंग इज़ वेलकम. कमेंट डाउन बिलो. एंड बस यही है, बाकी फिर से मिलते हैं. और शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे, तो यू कैन गो एंड वॉच द शॉर्ट्स एज वेल. शॉर्ट्स में PYQs भी डिस्कस करते हैं हम, और कंटेंट रिलेटेड मतलब थियोरी रिलेटेड कंटेंट भी बनाती हूँ मैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं. सो गुड बाय एवरीवन फॉर टुडे, एंड आई होप everyone is having a nice day. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.